हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो जीएस पेपर 1 जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। अच्छा, इसको वो करिएगा। ये जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, हम नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, आज नेशनल मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो नेशनल मूवमेंट में जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार से ऐसा अलग अलग स्वर पूछे जाते हैं, विभिन्न स्वर, राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न स्वर। तो उसमें समाजवादी स्वर भी एक महत्वपूर्ण स्वर है। तो डायरेक्ट समाजवाद पर कई बार से प्रश्न नहीं आया हुआ है। तो जैसा कि यूपीएससी हमेशा ढूंढती है जो ब्लैंक फील्ड है, ब्लैंक एरिया है, उसको ब्लैंक एरिया मीन्स कि जहां से कई बार से प्रश्न नहीं आया है, तो अगर कुछ नया वो खोजती है। तो इस बार समाजवादी आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है, या कांग्रेस पर समाजवाद का प्रभाव पूछा जा सकता है। वैसे साम्यवाद क्योंकि थोड़ा वामपंथ की तरफ ये हो जाता है, तो क्वेश्चन इस पर कम आते हैं। पर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। 1 सेकेंड, माइक नहीं लगाया मैंने। यस, तो ऐसा हो सकता है कि इस बार आपसे समाजवाद पर प्रश्न पूछा जाए। लैंग्वेज कुछ और हो सकता है, लेकिन एक बार आपको अगर समाजवाद के बारे में पता है तो आप बेहतर तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। आज हम लोग कांग्रेस के भीतर किस तरह से समाजवाद का गठन हुआ और कौन कौन से समाजवादी नेता रहे, किस तरह से प्रभाव पड़ा उसका, राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी स्वर था कैसा, और साथ साथ साम्यवादी स्वर को भी पढ़ेंगे। तो ये जो साम्यवादी और समाजवादी स्वर रहा, इस पर प्रश्न कई बार आ चुका है। कई बार गांधी जी को साथ मिलाकर पूछा जाता है। तो गांधी जी को साथ मिलाकर ये 2019 में आ चुका है, 2007 में पूछा जा चुका है, 2014-15 में यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ये सवाल है ये आपका। तो आप अलग से कांग्रेस पर समाजवादी स्वर, कांग्रेस पर समाजवादी प्रभाव और मुख्य रूप से जो नेता रहे, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद भी इस अपने समाजवादी अप्रोच को, समाजवादी स्वभाव को लागू किया। तो ऐसे इस नाते ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूरी तरह से अगर आपके दिमाग में रहेगा और पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो अनअकैडमी जो कि एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया का, तो यहां पर आपको आना है और जल्दी आना है, जल्दी डिसाइड कर लीजिए। और यहां पर जैसे ही आप आएंगे आपकी पूरी तैयारी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। तो हर चीज आपको मिलेगा, जो भी आपके तैयारी के लिए रिक्वायर्ड है वो सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। तो एक लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और अनअकैडमी के साइट पर ही पेमेंट कीजिए, और कहीं पेमेंट मत कीजिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, और कहीं पेमेंट नहीं करना है। यहीं से लेना है, यहीं पर पेमेंट करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट करोगे सभी टॉप के जो एडुकेटर्स हैं उनको आप पढ़ पाएंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों के कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज अनअकैडमी पर आपको मिलेगा। और लाइव क्लासेज आपको अगर फ्रेश बैच चाहिए तो आपको फ्रेश बैच भी मिलेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आने का 2 तरीका है, आपका प्लस और आइकॉनिक। तो प्लस आप लेते हैं तो 44,550 रुपये, 44,550। इसमें 3713 रुपया आपको EMI देना पड़ेगा। 64,800, 2700 और 2250, ये आपका 3 साल का लेते हैं, 81,000 वाला। तो आपका इसमें 3 साल वाला रहेगा। मेरे कोड के साथ
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 62,550 रुपये में आपका 1 साल का, 96,300 में आपका 2 साल का, और 1,26,900 यानी लगभग 1,27,000 में आपका 3 साल का है मेरे कोड के साथ। तो 3 साल वाले जो 12th वाले स्टूडेंट हैं ये उनके लिए है, ठीक है, ये उनके लिए है। और बाकी वैसे 2 साल का आप लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि आइकॉनिक में क्योंकि आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, तो जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका एक आपको मिल जाता है, एक आंसर मिल जाता है, आपको एक सिंपल एक सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, मिल जाता है। तो ये इसलिए ये वाला आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो है ऑप्शनल के भी कोर्सेज हैं हमारे यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ऑप्शनल के सारे सब्जेक्ट्स। तो जो भी आप इसमें से लेते हैं आप 24,750 रुपये में आपका 1 ईयर का हो जाएगा मेरे इस कोड के साथ। हमेशा आप किसी न किसी एडुकेटर के ही कोड से आइए, और स्पेशली जिसका आपको समझ में आता है। आप किसी और के कहने पर, किसी और तरीके से अगर आप अनअकैडमी पर आते हैं तो वो हो सकता है कि वो अनएथिकल हो, और ये भी हो सकता है कि आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो हमेशा आप एडुकेटर्स जिनको आप जानते हो, जिनको आपने देखा है हमेशा स्क्रीन पर, जिनके रोज़ वीडियोज़ आप देखते हो, जिनसे पढ़ते हो, तो हमेशा बेटर यही है। और मेरा कोड इसलिए यूज करना है कि मैं आपको एक गाइड की तरह, एक जो है आपके मतलब आप ये समझ ले सकते हो कि आप मुझे अपना कॉम्पेनियन समझ सकते हो कि आप भी एक एस्पायरेंट हो और मैं भी हूँ। तो उस तरीके से भी मैं आपकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि आपके साथ जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स आती हैं तैयारी के दौरान वो मुझे पता है। तो हर तरह से मैं आपको गाइड करूँगी, नोट्स बनाने से लेकर किस तरह पढ़ना है, उसकी स्ट्रैटेजी बनाने से लेकर कैसे नोट्स बनाना है, कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है, और कैसे आंसर राइटिंग करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसलिए आप मेरे कोड के साथ आएंगे, और मेरे कोड के साथ जैसे ही आएंगे आप, इसमें बहुत सारे वो स्टूडेंट जो सब्सक्राइब्ड हैं मेरे कोड के थ्रू, उस ग्रुप में आप शामिल होते हैं, उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, मदद मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, संभावित क्वेश्चन ये हो सकता है आपका संभावित क्वेश्चन। 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। तो क्वेश्चन ये है कि संघर्ष और प्रतिरोध को, ठीक है, संघर्ष और प्रतिरोध को नई शक्तियों और राजनीतिक संगठन की नई तकनीकों का आधार बनाने में 2 बार आ गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने क्या भूमिका निभाया, ठीक है। संघर्ष और प्रतिरोध को नई शक्तियों और राजनीतिक संगठन की नई तकनीकों का आधार बनाने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने इसमें क्या भूमिका निभाया। तो इसमें देखते हैं, आप ये देखिए कि राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हमारा चल रहा था 19वीं शताब्दी से शुरू हो गया, 1885 में हो गई थी कांग्रेस की स्थापना। इसके बाद पहले तो कांग्रेस आई, कांग्रेस के बाद कई सारे ऐसे राष्ट्रवादी चेतना वाले कई सारे संगठन बने, कई सारे स्वर हमें देखने को सुनने को मिले। इसी पर कई बार आपका प्रश्न आ चुका है। तो जैसे अकेले कांग्रेस या अकेले गांधी, अकेले कांग्रेस या अकेले गांधी का ही नहीं, कई तरह के आंदोलन, कई तरह के राष्ट्रीय चेतना वाले संगठन और लोगों ने इसमें साथ दिया।
जिसमें आज हम लोग मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे इसमें आज साम्यवाद और समाजवाद का, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो ये दौर चला था राष्ट्रीय आंदोलन वाला, तो इस दौर में एक जो नया शिक्षित वर्ग था, वो जो नया शिक्षित जो वर्ग रहा, वो राजनीतिक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार पूरे देश में चला था, ये जो राजनीतिक कार्यकलाप जो प्रारंभ हुआ था, इससे लोग जागरूक हुए थे और जो नया शिक्षित वर्ग था उसने इस अभियान को चलाया भी, और वो खुद भी जागरूक हुआ था। ऐसे कई लोगों को उसने जागरूक किया और कई अलग अलग राजनीतिक संघ स्थापित हुए। कांग्रेस के अलावा बहुत सारे ऐसे राजनीतिक संघ स्थापित हुए जिसमें मतलब इनकी विचारधारा कुछ नहीं थी, इनकी नीति, इनका संगठन, इनका नेतृत्व, इनकी मतलब कई मोड़ थे और इसकी अगुवाई अलग अलग विचारधारा वाले लोगों ने किया। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो विचार मैंने जो आपको अभी दिया, ये आप वो जब भी इस तरह के विभिन्न स्वर पूछता है या फिर क्रांतिकारी आंदोलन पूछता है या साम्यवादी पूछता है या समाजवादी पूछता है, सब में ही आप ये कारण दे सकते हो, ये रीजन दे सकते हो। तो इसमें जो है इसी कड़ी में जो नई राजनीतिक विचारधारा वाले लोग आते हैं, उनमें कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मुख्य भूमिका इन्होंने भी निभाई थी। अब ये जो कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी जो ये रही, तो इनकी जो है विचारधारा, इनकी रणनीति, इनके जो रणनीतिकार थे, उनके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो साम्यवादी आंदोलन हुआ, जिसको आप वामपंथ कहा गया, उसी समय वामपंथ कहा जाने लग गया था। तो वामपंथ आपको पता ही है, वामपंथ फ्रांस से ये वर्ड निकला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ये वर्ड फ्रांस से निकला और फ्रांस में जो राजा के एंटी थे, जो राजा के समर्थक नहीं थे, उन्होंने ही इस शब्द को पॉपुलर बनाया। मतलब जो पॉपुलर क्या बनाया, आप ये समझ लो कि जब लुई 16वां ने मीटिंग बुलाई, तो जो उनके पक्ष में थे वो उनके दाहिने बैठे, जो विपक्ष में थे वो बाएं बैठे, तो वो वामपंथी कहलाने लग गए। तो भारत में भी इसमें वामपंथियों में ज़्यादातर मतलब वामपंथ का मतलब था कि जो व्यवस्था के जो खिलाफ चलता है, तो व्यवस्था में यानी सुधार चाहता है थोड़ा। तो मार्क्सवाद और दूसरे समाजवादी विचार, इसमें कार्ल मार्क्स भी बहुत पॉपुलर हो रहे थे, भारत पर कई उनके स्टेटमेंट आ चुके थे। तो ये सारे ये जो विचार थे अलग अलग, वो राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्सा बन गए। ठीक है, वो राष्ट्रीय आंदोलन के वो हिस्सा बन गए थे। तो अब इसमें जो है आपका इनकी जो एक कांग्रेस के भीतर, मतलब आप ये समझ लो कि बाहर चल रहा था और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो हो गई थी पहले ही, अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पर ये जो विचारधारा थी, जो कि शोषितों से, पीड़ितों से, गरीबों से, किसानों से जो हमदर्दी रखती थी ये विचारधारा, और जो कहीं ना कहीं विदेश में जो विचारधारा निकली थी उससे जो ये प्रभावित थी, वो विचारधारा, ठीक है, वो जो विचारधारा थे उसमें जो है बाहर तो कांग्रेस के बाहर तो ऐसे कई संगठन बने बाहर, तो जिसमें मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसकी भारत में 1925 में स्थापना हो गई थी। लेकिन कांग्रेस के भीतर जो ये विचारधारा निकली, तो कांग्रेस के भीतर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जाकर के हुई। तो ये दोनों की दोनों जो विचारधारा थी वो दलितों और शोषितों के साथ सहानुभूति रखती थी। ठीक है, तो इसमें ये कुछ नेता हैं, आप ये जो देख रहे हो कांग्रेस के भीतर, ये कांग्रेस के भीतर के नेता रहे ऊपर वाले, जिसमें जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू,
ठीक है। बाकी जो है लोहिया और एम एन रॉय अलग रहे थोड़े से, ठीक है। लेकिन इस पूरे के पूरे दलितों और शोषितों से सिंपैथी रखने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ये जो विचारधारा थी उसमें ये नेता मुख्य रूप से शामिल रहे। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ये लोहिया हैं जिनके नाम पर कई लोगों ने पार्टी बनाई और खूब वोट बटोरा। ये आपके एम एन रॉय हैं, ये जयप्रकाश नारायण जी हैं, और ये बोस, और इनको तो आप पहचानते ही हैं। तो ये मुख्य स्वर रहे और इन्होंने जो है जो साम्यवादी धारा थी, इसने अपना ध्यान जो है समाजवाद विरोधी संघर्ष तक ही नहीं रखा, इसने पूंजीपति और जमींदारों के आंतरिक वर्गीय शोषण का भी सवाल उठाया। समाजवाद और साम्यवाद में मैं आप लोगों को फर्क बता चुकी हूं इसी पेपर के अंदर। जीएस पेपर 1 में मैंने एक क्लास जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाली ली है। तो जो समाजवादी लोग थे, जैसे ये हैं, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक कल्याणकारी व्यवस्था चाहते थे जिसमें सभी गरीब, शोषित, जितने भी इस तरह के लोग हैं, उन सब का कल्याण हो, सबका विकास हो, ठीक है, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। लेकिन जो ये लोग रहे, जो साम्यवादी थे, जैसे ये इनकी बात नहीं कर, ये जो एम एन रॉय हैं, एम एन रॉय टाइप के डांगे वांगे जो थे, इन लोगों ने केवल समाजवादी विचारधारा तक ही सीमित नहीं रहे। ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित लोग थे। और ये लोग, मार्क्सवादी विचारधारा क्या करती है, पूंजीपतियों को शोषक मानती है और पूंजीवाद का विनाश अपना लक्ष्य बताती है। तो इन लोगों ने जो है अपने आवाज को पूंजीवादियों के विरुद्ध उठाना भी भारत में शुरू कर दिया, ठीक है। वर्गीय शोषण पर भी अपने सवाल इन लोगों ने उठाए। अब इसमें जो है आपका 1920 के दशक से ही ये दो धारा शुरू हुआ भारत में। दो धारा, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो दोनों में यही फर्क था, एक सभी वर्ग के कल्याण को लेकर चल रहा था, जहां सबका विकास, सबका साथ चल रहा था, और एक ये था जो दूसरा जो था वो कह रहा था कि नहीं, पूंजीवाद का विनाश भी होगा, सबका कल्याण तो होगा, दलितों, शोषितों, ऐसे जितने डिप्राइव्ड लोग हैं सबका विकास तो होगा, पूंजीवाद का विनाश भी होगा। तो वो कहलाया कम्युनिस्ट पार्टी। वो वही जो कि भारत में जिसका हसुआ हथौड़ा जिसका लोगो रहा, कोई ऐसी रही जिसमें हसुआ हथौड़ा तारा भी, तो इसको सीपीआई का ये लोगो था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक ये जो रहे वो रहे आपके एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय रहे, जो कि शुरू में स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे और ये क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो ये 1920 से ही शुरू हो गया था, 1920 से ही। भारत में 1925 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन ये जो है ताशकंद में, यानी सोवियत रूस में ये 1920 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, 1920 में ही। तो एम एन रॉय को कोमिंतर्न, जो बोल्शेविक सरकार थी, रूस में क्रांति हुई 1917 में, और बोल्शेविक सरकार ने एक कोमिंतर्न की स्थापना की थी। तो ये जो कोमिंतर्न था वो कहता था, उसका उद्देश्य था कि दुनिया में साम्यवाद का प्रसार। तो वो एक एनुअल, जैसे कांग्रेस का जैसे अधिवेशन होता था वार्षिक, उसी तरह ये जो है ऐसा उसने सम्मेलन बुलाया और दुनिया के जितने भी साम्यवादी थे उनको बुलाया गया, जिसमें एम एन रॉय भी गए थे भारत की तरफ से, और इन्होंने अध्यक्षता की थी उस कोमिंतर्न की। तो वहीं पर इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। तो ये आपके लिए एक फैक्ट भी है, इसको भी मतलब आप लोग याद रखिएगा। और कि सबसे पहले ये ताशकंद में हुआ, और कहीं कहीं ताशकंद नहीं रहेगा तो सोवियत रूस, यानी ताशकंद उस समय सोवियत रूस का हिस्सा था। ताशकंद
उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत 17 अक्टूबर 1920 से ताशकंद में हो गई। लेकिन इसकी जो है स्थापना है उसमें बोल्शेविक क्रांति की सफलता, ठीक है, और दुनिया भर के आप मतलब देशों के बीच आपसी राजनीतिक आर्थिक संबंध बनाने वाले दौर में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब पूरी दुनिया धीरे धीरे दो खेमे में बट रहा था। तो एक तरह से राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा मिक्स हो रही थी। क्या हो रहा था कि आर्थिक विचारधारा से एक राजनीतिक विचारधारा उत्पन्न हुई थी। जैसे मार्क्स ने कहा आर्थिक शोषण पर ही मार्क्स ने अपने अध्ययन को, अपने स्टडी को आगे बढ़ाया। और फिर उसने निकाला कि आखिर आर्थिक शोषण करता कौन है, आर्थिक शोषण होता कैसे है। और फिर उसने एक विचारधारा दी कि जो आर्थिक शोषण करने वाले लोग हैं उनको ही खत्म कर दो, एक वर्ग संघर्ष होगा। तो ये दो विचारधारा में फिर दुनिया बढ़ गई। एक विचारधारा जो पूंजीवाद की पोषक थी, जो कहता था कि भाई जिसमें जितना क्षमता है कमा ले, अगर आप में कमाने की क्षमता है तो कमाओ और तुम भी पूंजीपति बन जाओ। तो पूंजीवाद में पूंजी पर सब कुछ निर्भर करता है कि पूंजी किसके हाथ में है। जिसके हाथ में पूंजी है वो उसी का उत्पादन पर नियंत्रण, उसी का लाभ पर नियंत्रण। और एक था कि नहीं, जो पूंजी है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। पूंजी किसी एक हाथ में, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो सार्वजनिक होगी और उसका बंटवारा बराबर होगा, उसका बंटवारा बराबर तरीके से होगा। यानी आपके हर व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसको वो काम दिया जाएगा और उस काम के अनुसार उसको पैसा दिया जाएगा। तो ये था समाजवाद। और साम्यवाद आ गया जो ये कह रहा था कि क्षमता नहीं, हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसको दिया जाएगा, जितनी आवश्यकता है हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार। तो ये रूस में हुआ ये। और अब इस रूस ने सोचा कि इस तरह की विचारधारा को, ऐसे शासन को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया दो ग्रुप में बट गया, दो ग्रुप में पूरा दुनिया बट चुका था। एक तरफ पूंजीवाद मतलब, और दूसरी तरफ साम्यवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में जो साम्यवादी विचारधारा है वो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही ये उभरी थी, क्योंकि उसी समय महंगाई बढ़ रही थी। और फिर मतलब मार्क्सवाद, लेनिनवाद, क्योंकि उस समय वहाँ पर खूब रसिया में हुआ तो यहाँ पर भी लोगों ने फैलाया। लेकिन फिर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, यूपी, पंजाब, इसके जितने छोटे छोटे कम्युनिस्ट ग्रुप हैं उन सब ने मिलकर 1925 में इन सब ने मिलकर कानपुर में कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए लोग एकजुट हुए थे। जितनी छोटी छोटी पार्टीज थी ये सब कानपुर में एकजुट हुए और वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी ने काम करना शुरू किया। तो इसका अब अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में साम्यवादी आंदोलन का क्या कारण रहा, ठीक है। मतलब रूस में जो साम्यवाद का सफल आंदोलन हुआ रूस में, ये शायद फॉन्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर इसको वाइट रखना चाहिए था। तो रूस में जो साम्यवाद का सफल प्रयोग हुआ उसने लोगों को एक उम्मीद जगाया, लोगों के मन में एक उम्मीद जगाया। और एम एन रॉय जैसे नेता जो थे, ठीक है, एम एन रॉय जैसे नेता, इन्होंने भारतीय आंदोलन में इस विचारधारा को, उस समय तो राष्ट्रीय आंदोलन ही चल रहा था, इस विचारधारा को शामिल किया। तो अब इसमें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में एम एन मानवेंद्रनाथ राय स्वदेशी आंदोलन में शामिल थे, अनुशीलन समिति के सदस्य थे। अनुशीलन समिति जो कि क्रांतिकारी संगठन था उसके सदस्य थे। और बाद में वो असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए। वो मानवेंद्रनाथ राय
यहाँ पर स्टार लगाइएगा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना के पहले तक आंदोलनों में हिस्सा लिया था, असहयोग में नहीं, ठीक है। इसके पहले तक स्वदेशी तक इन्होंने भाग लिया था। धीरे धीरे इनकी विचारधारा वामपंथी होने लग गई थी। लेकिन असहयोग मैंने इसलिए कहा कि असहयोग में हर तरह की विचारधारा वाले लोग शामिल थे, हर तरह की विचारधारा वाले लोग, तो ये भी शामिल होंगे। ये इसलिए मैंने बोल दिया। अब यहाँ पर एक स्टार ये लगाइएगा कि वहाँ पर जैसे एग्जैक्ट मुझे किसी बुक में ये याद नहीं आ रहा है कि मानवेंद्रनाथ रॉय को रेखांकित किया गया, लेकिन मतलब जो मुझे लग रहा है कि ये भी होंगे। पर फिर बाद में ये धीरे, क्योंकि 1920 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में कर दी थी, तो ये जितने भी वामपंथ वाले थे वो थोड़े से अलग ही रहते थे मुख्य आंदोलनों से। तो वो मैं आप लोगों को एक बार, मैं किसी और सेशन में आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टार लगा कर रखिएगा। तो मानवेंद्रनाथ राय जो कि पहले एक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लड़ने वाले नेता थे, फिर धीरे धीरे वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। तो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होने का मतलब था कि अब वो आज़ादी तो चाहते ही थे, भारत की स्वतंत्रता तो चाहते थे, पर उससे महत्वपूर्ण अब ये था कि यहाँ पर सबसे पहले जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, सबसे पहले उसके लिए कुछ किया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। तो इस तरह की विचारधारा किस तरह से ऐसे लोगों में आई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन से पहला स्थान शोषित वर्गों के कल्याण के लिए, शोषित वर्गों की समानता के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो उसके कुछ कारण हैं, उसके कुछ कारण माने जाते हैं। तो उनके कारणों में जो है पहला आता है कि ये रूसी क्रांति का प्रभाव था। ये रूसी क्रांति का प्रभाव पहला कारण, ठीक है। तो रूसी क्रांति के प्रभाव में रूस में साम्यवाद का जो वो हुआ, उसी से ये लोग प्रभावित हुए थे। दूसरा आपका मतलब दूसरा जो कारण रहा आपका इसमें, वो था कि देश की आर्थिक स्थिति उस समय हो गई थी। भारत में पहले विऔद्योगीकरण हुआ, फिर औद्योगिकरण भारत में शुरू हुआ। इस औद्योगिकरण में कुछ चुनिंदा भारतीय थे जो सूती वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग में वो आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। और बहुत सारे ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी बहुत सारी भारत में, और उसमें जो काम करने वाले मजदूर थे उनकी स्थिति अब खराब होती जा रही थी। और ये एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था के तहत मजदूर काम कर ही रहे थे, और बाकी इसमें जैसे लगान व्यवस्था भी कुछ ऐसी थी अंग्रेजों की, जिसकी वजह से देश के अंदर लाखों लोग भूख से मरने लग गए थे। हर साल अकाल पड़ने लग गया, लोग मरने लग गए, ठीक है। बहुत सारे किसानों की मृत्यु हो जाती थी। एक सेकेंड। तो इन लोगों ने देखा कि इतना होने के बाद भी जो भारतीय पूंजीपति थे वो एक उद्योग के बाद दूसरा उद्योग खोल रहे हैं, मतलब स्थापना कर रहे हैं। उद्योग खोलना नहीं होता, दुकान खोलना होता है और उद्योग के साथ स्थापना लगती है। तो एक के बाद ये लोग अलग अलग उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपनी पूंजी से वो गरीब जो भूखों मर रहे हैं, जो अकाल से काल कलवित हो रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो एक तरह से एक मुख्य सवाल बना कि पूंजीवाद अगर रहेगा तो ऐसा ही होगा, पूंजीवाद रहेगा तो ऐसा ही होगा। ये मुख्य सवाल बन गया, आप समझ लो। और 22 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक बंद कर दिया। इससे वो नौजवान जो हिंसा छोड़कर इस आंदोलन में शामिल थे, वो सभी नौजवान जो अपनी अपनी विचारधारा को छोड़कर इस आंदोलन में शामिल थे, वो सारे के सारे निराश हुए, वो सभी निराश हुए। और यहीं से साम्यवादी विचारधारा की तरफ वो बढ़े
और इसी में कुछ क्रांतिकारी विचारधारा की तरफ बढ़े और कुछ साम्यवादी विचारधारा की तरफ बढ़े। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए। हाँ जी, सॉरी, 1-2 मिनट के लिए आप लोगों से लेना पड़ा, एक जरूरी काम आ गया था। हाँ जी, तो इसमें ही तो असहयोग आंदोलन, जैसा कि मैंने पहले ही अभी एम.एन. रॉय की बात चल रही थी तब भी जिक्र किया था, तो ऐसे सभी लोग आकर्षित हुए थे। अभी भी मैं आपसे ये कहूँगी, एम.एन. रॉय पर थोड़ा सा स्टार लगा के रखिएगा कि वो असहयोग में शामिल हुए थे या नहीं, तो उसको मैं आप लोगों को कन्फर्म कर दूंगी। अब जब उन्होंने वापस ले लिया तो यहीं से वो सभी नौजवान कुछ क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़े, कुछ साम्यवादी आंदोलन की तरफ बढ़े और कुछ लोग जो है सांप्रदायिक हिंसा पर उतर आए। तो असहयोग रोकने के बाद संप्रदायवाद भी बहुत बढ़ा था। तो 1920 में वहां पर स्थापना हुई थी, 1925 में भारत में स्थापना हो गई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, और इसके बाद कुछ ऐसे कांड हुए, कुछ कांड अंग्रेजों ने षड्यंत्र, ये जो आप जैसे देख रहे हो ना मेरठ कॉन्फ्रेंस, मैंने जानबूझ के इसका नाम मेरठ कॉन्फ्रेंस रखा है क्योंकि जो ब्रिटिश है ना वो कहते हैं षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र। तो ज्यादातर किताबें इसको मेरठ कह देती हैं, मेरठ कांड, ज्यादातर किताबें मेरठ कांड कह देती हैं इसको, जबकि एक कॉन्फ्रेंस था। तो 1928 में मेरठ में किसान और मजदूर पार्टी का गठन किया गया और कॉन्फ्रेंस में क्या मांग प्रस्तावित किया गया? राष्ट्रीय स्वाधीनता, राजशाही व्यवस्था की समाप्ति। ठीक है, राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए कोशिश की जाएगी, राजशाही व्यवस्था की समाप्ति किया जाएगी, ट्रेड यूनियंस बनाया जाएगा, इसको कानूनी अधिकार दिया जाएगा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाएगा। भारत में जमींदारी प्रथा चल रही थी और जमींदार बड़े शोषक माने जाते थे, शोषक वर्ग, इनका उन्मूलन किया जाएगा। भूमिहीन किसानों के लिए भूमि कृषि बैंक की स्थापना की जाएगी। भूमि कृषि बैंक, जो ऐसा बैंक जो ये जैसे आपको पैसा नहीं भूमि देगा, जैसे बीज बैंक होते हैं, दिन में अधिकतम
काम के जो घंटे हैं 8 घंटे निर्धारित किया जाएगा, 8 घंटे। औद्योगिक मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित होगा, ठीक है, मिनिमम वेजेज निर्धारित होगा, ठीक है। तो उसी को जैसे इन लोगों ने एक तरह से मतलब इन लोगों ने वहां पर ऐसे वर्ग के लिए जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए एक कॉन्फ्रेंस थी जिसको कांड कहा गया। तो कांड में जो है कांड कहा गया, षड्यंत्र कहा गया कि सरकार ने कहा कि ये सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र है, और इसीलिए वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल लेकर आई थी। सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल लेकर आई थी जिसको स्वराज पार्टी ने पास नहीं होने दिया था, और भगत सिंह ने उसका विरोध करते हुए लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। उसी में एक पेशावर षड्यंत्र है, वो इसके मेरठ से थोड़ा पहले है, एक साथ मैंने यहाँ पर दे दिया। 22-23 में जो है ये हुआ था, और यहाँ पर जो है पांच मामलों का एक समूह है जो 22 से 27 के बीच हुआ था। फिर आपका जो है ये इसमें हुआ क्या था कि सोवियत संघ से लोग भारत में आए थे, और जो ब्रिटिश साम्राज्य जिनका उत्पीड़न कर रहा था उसके खिलाफ सर्वहारा क्रांति लाने के लिए, सर्वहारा यानी जो मजदूर वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा है कार्ल मार्क्स ने, तो सर्वहारा क्रांति को बढ़ावा देने के लिए लोग घुस आए थे। उनको बाहर करने के लिए ही ये इन लोगों ने जो है सेफ्टी बिल पास किया था, पब्लिक सेफ्टी बिल और पब्लिक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ये इसीलिए आया था। तो पब्लिक सेफ्टी बिल नाम तो रखा था पब्लिक सेफ्टी, पर अंग्रेजों ने विशेष तौर पर, ये अंग्रेज वाकिफ थे इस बात से कि सोवियत रूस से भारत में ऐसे लोग आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए ही पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर के आया था। तो इस मामले में लगातार 5 ऐसे मामले रहे पेशावर कांड के तहत। फिर कानपुर वाला हुआ, तो इसी में आपका कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई थी 24-25 में, ठीक है। तो इसको मतलब कानपुर षड्यंत्र के नाम से लोग जानते हैं। और वो फिर मेरठ वाला हुआ जो मैं अभी आपको बता रही थी। तो इसमें मतलब 32 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 3 अंग्रेज थे। मैंने स्पेक्ट्रम जब कराया था तो आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों के लिए एक प्रीलिम्स फैक्ट है। फिलिप स्पेट, बेन ब्रैडले, लेस्ट हचिनसन, इनको गिरफ्तार किया गया था। तो स्पेट, ब्रैडले, हचिनसन, इनको गिरफ्तार करके 32 नेताओं को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया था। ये साम्यवादी आंदोलन का मुख्य वो रहा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं समाजवादी आंदोलन की। जो साम्यवादी आंदोलन था वो बाहर से चल रहा था, और जो साम्यवाद से ज़्यादा प्रभावित था, जो रूस की क्रांति से ज़्यादा प्रभावित था, साम्यवाद से ज़्यादा प्रभावित था। तो साम्यवाद और समाजवाद सबके कल्याण की बात करता है, और साम्यवाद सिर्फ कल्याण ही नहीं, साम्यवाद जो है पूंजीपति वर्ग के नाश की बात करता है, हिंसा और संघर्ष की बात करता है, वर्ग संघर्ष की बात करता है। तो उससे ये लोग प्रभावित थे, साम्यवादी। पर समाजवादी जो कि भारत में स्वतंत्रता के बाद, भारत में स्वाधीनता के बाद एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जो कल्याणकारी राज्य की तरह हो, जो हमारे जैसे नीति निर्देशक तत्वों में है, सबको काम पाने का अधिकार, ठीक है। तो सबको काम पाने का अधिकार, तो ये सब इस तरह के जो वो दिए गए हैं उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये कारोबार में, यानी जो है कारोबार व्यापार में मजदूरों का पार्टिसिपेशन, हिस्सा, बुजुर्गों को काम पाने, कुछ दशाओं में काम करने के अधिकार में जैसे बुजुर्गों का आ जाता है। तो ये सब इसमें रखा, मतलब कल्याणकारी राज्य के तहत ये सब स्थान दिया गया था। तो समाजवादी बेसिकली जो है ऐसी व्यवस्था चाहते थे। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो समाजवादी आंदोलन हुआ, तो इसमें जो है आपका जो कम्युनिस्ट तो गतिविधियां चलाते रहते थे, ठीक है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे समाजवादी थे जो कांग्रेस के अंदर ही एक समाजवादी कार्यक्रम बनाना चाहते थे। यानी कांग्रेस के भीतर बहुत सारे ऐसे नेता थे जो अब समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और वो कोई अलग पार्टी बनाकर नहीं, कांग्रेस के भीतर ही एक ऐसी विचारधारा को लेकर साथ में चलना चाहते थे और उन मूल्यों को स्वतंत्रता के बाद भी स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो फिर ऐसे में मैंने पहले भी बता दिया है, यही लोग थे नेहरू, बोस, नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, ये पार्टी के नए ये चिंतक थे, समाजवादी चिंतक थे ये। ठीक है, तो ये लोग मुख्य थे। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है, सोशलिस्ट पार्टी से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के अंदर एक वाम पंथ के उदय के रूप में हुई, जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की धारा को अब दलित और शोषितों की सामाजिक आर्थिक मुक्ति की धारा के साथ जोड़ दिया। उसमें वह कहां तक सफल हैं या उसमें वो कहां तक सफल रहे, दोनों बातें इसमें हो सकती है कि उसमें वो कहां तक सफल हैं और उसमें वो कहां तक सफल रहे। तो इसी तरह का क्वेश्चन यूपीएससी करती है आपसे, और मैंने फिर ऐसा ही क्वेश्चन डाल दिया है आपके लिए संभावित। तो बात करते हैं अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। ये जिनको आप देख रहे हैं ये हैं जयप्रकाश नारायण, जेपी, इन्होंने ही जेपी मूवमेंट चलाया था इमरजेंसी के दौरान, जेपी मूवमेंट के प्रवर्तक। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो ये जो है क्रांतिकारी विचारों के कारण यह कांग्रेस के वाम पक्ष या वाम पंथ के नाम से जाने जाते थे। मतलब कांग्रेस के भीतर ये वामपंथी कहलाते थे, कांग्रेस के भीतर ही। ठीक है, तो राष्ट्रवादी जो कांग्रेस थी और उसका जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, इसका जो है मुख्य सरोकार जो था वो जनतांत्रिक वितरण के सिद्धांत पर, जनतांत्रिक वितरण यानी जनतंत्र यानी जनतंत्र, लोकतंत्र, इसका मतलब कि जहां पर जनता को अधिकार है, लोगों को अधिकार है, उसी तरह से जनतांत्रिक वितरण होता है कि सबको बराबर मिले। तो इस वितरण के सिद्धांत पर एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, जहां सबको हक मिले, सबको अधिकार मिले, सब संसाधन का बंटवारा बराबरी से हो। तो इस तरह की व्यवस्था बनाना चाहते थे जिसमें सबको सामाजिक न्याय और समानता का मूल्य, मतलब मूल्य सबको समानता मिले, तो ये समानता के मूल्य पर आधारित हो। ठीक है, तो ये ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे। और इसके मुख्य पैरोकार में जेपी थे। जेपी ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू का पीछे से समर्थन रहा इनके साथ। आगे से वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन पीछे से उनका समर्थन रहा। तो ये लोग क्या चाहते थे, जो समाजवादी चिंतक हैं, वो भारत के विकास और सामाजिक परिवर्तन में कृषि को प्रमुख मानते थे। वो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बहुसंख्यक जनता कृषि कर रही है, तो कृषि से ही भारत का विकास होगा। और अगर कृषि से ही भारत का विकास होगा तो कृषि करने वाले जो लोग हैं, जो कृषक हैं, उनके कल्याण की बात होनी चाहिए। ठीक है, उनके कल्याण की बात होनी चाहिए। तो ये जो है गैर बराबरी और जो शोषण, जो गैर बराबरी थी, एक जमींदार है और एक कृषक है, इस तरह की जो शोषणकारी व्यवस्था थी उसको वो समाप्त करना चाहते थे। और जो इनकी प्रायोरिटी थी, इनकी जो वरीयता थी, उसमें जो है अहिंसक राष्ट्रीय आंदोलन सर्वोपरि था। हिंसा की कहीं से भी बात नहीं करते थे। ये कहते थे कि अहिंसक राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए। ये रूसी तरीके को नहीं पसंद करते थे, जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उस तरह के हिंसक तरीकों के ये हिमायती नहीं थे। तो याद रखिएगा,
ये फर्क था। वो जो वामपंथी थे एम.एन. रॉय वाले, वो उस तरीके में विश्वास करते थे, रूसी तरीके में, लेकिन ये उसमें विश्वास नहीं करते थे। ये अहिंसक तरीके से इस आंदोलन को चलाना चाहते थे, स्वाधीनता के साथ साथ बराबरी का संघर्ष भी चलाना चाहते थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रवाद के ही परिप्रेक्ष्य में समाजवादी समाज की संरचना ये करना चाहते थे। और जो हिंदू पुनरुत्थान की बात होती थी, जो उस समय हिंदू महासभा, आरएसएस जैसे लोग करने लग गए थे इस तरह की बातें, ये उसके विरोधी थे। और ये धर्मनिरपेक्षता को महत्व देखते थे। यानी भारत में एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र की स्थापना का इनका उद्देश्य था। तो आज ये क्वेश्चन था कि ये कितने सफल रहे, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये उस समाजवादी आंदोलन का ही प्रभाव कहा जाएगा कि हमारे प्रस्तावना में, जो कि संविधान का सार कहा जाता है और संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जगह दिया गया है। और इसका कारण भी यही है कि जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, वो जो है जवाहरलाल जो नेहरू रहे, वो काफ़ी प्रभावित रहे समाजवाद से, काफ़ी प्रभावित है। ये बहुत प्राउडली कहते थे, ये बहुत प्राउड के साथ, घमंड के साथ, घमंड नहीं, वो स्वाभिमान कहते हैं। प्राउड, देखो दो तरह का प्राउड होता है ना, एक घमंड वाला होता है और एक होता है कि प्राइड वाला, प्राउड और प्राइड। तो ये उस भाव से कहते थे कि मैं समाजवादी हूँ। इनको लगता था कि इसमें कोई बुराई नहीं है, समाजवादी होने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये और अच्छा है कि आप समाज के दबे कुचले लोगों के बारे में सोचते हो। तो सामाजिक परिवर्तन की नेहरू की का जो समाज का आधार था, वो मतलब वो था कि आधुनिकीकरण होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए, वैज्ञानिक तरक्की भी होनी चाहिए, पर जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष हो और कल्याण की बात के राह पर चले, लोक कल्याण की राह पर चले। तो नेहरू की जो समाजवाद की अवधारणा थी वो ये थी कि जितने निजी उपक्रम हैं, निजी उपक्रम पर सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीयकरण हुआ था। निजी उपक्रम यानी निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए। जितनी भी निजी वो उपक्रम, वो फैक्ट्रीज हैं जो निजी हाथों में है, जो वित्त और उत्पादन से संबंधित, उस पर सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, प्लान्ड इकोनॉमी होना चाहिए। व्यक्ति को सिर्फ वहाँ पर एक व्यक्ति को महत्व दिया जाए, व्यक्ति क्या चाहता है, कैसे खुश रह सकता है, उसकी ख्वाहिशें क्या है। तो व्यक्तिवाद स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर आधारित था। तो राष्ट्रवादी राज्य में इनकी जो मतलब समाजवाद की धारणा रही, वो राष्ट्रवादी राज्य में जनतांत्रिक समाजवाद के आदर्शों से प्रभावित था। तो कभी भी नेहरू का समाजवाद पूछता है और नेहरू की क्या विचार पूछता है, तो आप लोग इसको लिख देंगे कि नेहरू जनतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे, जहां पूंजी और उत्पादन पर सार्वजनिक नियंत्रण हो और जहां पर सबका विकास हो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी कहते थे कि मैं समाजवादी हूं। शुरू में ये दो लोग मुख्य समाजवाद के मुख्य चेहरे थे ये लोग कांग्रेस में। तो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू में कई बार तुलनात्मक प्रश्न आता है दोनों में। तो और गांधी और सुभाष चंद्र बोस में भी तुलनात्मक प्रश्न आता है और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में भी तुलनात्मक प्रश्न आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ समानता भी आपको जब बताना होगा दोनों में, जब भी दोनों में फ़र्क पूछेगा तो दोनों में समानता भी आपको बताना होगा। तो समानता ये थी दोनों में
कि दोनों समाजवादी थे। तो सामाजिक परिवर्तन में सुभाष चंद्र बोस का क्या विचार था समाजवाद को लेकर, कि ये राष्ट्रवादी भावना और व्यवहारिक राजनीति, ठीक है, समाजवादी भावना, राष्ट्रवादी भावना और व्यवहारिक राजनीति की जो उनकी समझ थी, उससे उनका समाजवादी विचार उत्पन्न हुआ था। तो उनके हिसाब से जो राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि जनसाधारण है उसका आर्थिक और सामाजिक विकास हो, आर्थिक और सामाजिक मुक्ति हो, उसका जो आर्थिक रूप से वो जकड़ा हुआ है, कभी जमींदारों के अधीन, कभी महाजनों के अधीन, उससे उनके मुक्त हो, और उसका एक तरह से सामाजिक मुक्ति हो कि वो जो समाज के जो हायरार्की बनी हुई है बड़ा छोटा, उससे उसकी मुक्ति हो। तो आज़ादी की लड़ाई का उद्देश्य इनके लिए ये था कि जनसाधारण को मुक्ति मिले। तो जनसाधारण को जो है मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ के सिर्फ अंग्रेज, बाहरी दुश्मन ही नहीं थे, सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे, यहाँ के भारत में भी कुछ ऐसे वर्ग थे जिनकी वजह से समाज में असमानता फैली हुई थी। तो उसको भी निर्मूल करने की बात करते थे। तो निर्मूल में मतलब थोड़े एग्रेसिव स्वभाव के थे ही। तो अब अगर आपको निष्कर्ष लिखना है और आपको समीक्षा लिखना है तो इसमें आप ये कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि साम्यवादी पार्टी के कार्यकर्ता साहसी भी थे, जुझारू भी थे और बलिदानी भी थे। पर साम्यवाद जो था वो अपना भारत में बुनियादी आधार बनाने में असफल रहा। लेकिन जो समाजवादी ठीक है, वो समाजवादी जो है दल का वर्चस्व वो कायम नहीं कर सके। मतलब समाजवादियों ने वो प्रभाव, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में वो समाजवादी विचारधारा ने जो समाजवादी पार्टी ने जो अपना प्रभाव स्थापित किया था, उस प्रभाव को साम्यवादी नहीं स्थापित कर पाए। इसका एक कारण ये लोग मानते हैं कि क्योंकि ये कांग्रेस के भीतर था, कांग्रेस के भीतर से ये क्योंकि ये पार्टी निकली थी, इसलिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। साम्यवादी जो थे हमेशा अतिवादी बातें करते हैं, आज भी। इसीलिए देखो, साम्यवाद सफल नहीं है बहुत ज़्यादा। समाजवाद अभी भी कई देशों में है, अभी भी कई ऐसे समाजवादी देश हैं जिन्होंने पूंजीवाद, विकास के लिए पूंजीवाद के साथ समझौता थोड़ा कर लिया है, लेकिन समाजवादी विचारधारा पर चल रहे हैं, जैसे लाओस, वियतनाम वगैरह है। लेकिन जो साम्यवादी विचारधारा वाले जो देश थे, वो अपनी अतिवादी विचारधारा के कारण वो साम्यवाद नहीं चल पाया। और अभी अगर चीन और रूस की अगर बात करते हैं तो चाइना काफ़ी हद तक वो जो है अपने यहाँ पर उसने जो है ढीले कर रखे नियम पूंजीवादी व्यवस्था के लिए, और वहाँ पर एक पूंजीवादी वर्ग का जन्म हो चुका है। ऐसे ही नहीं चाइना पैसे कमा रहा है और पावर बना है। मैं पूंजीवादी व्यवस्था की समर्थक नहीं हूँ, लेकिन संतुलित होनी चाहिए, व्यवस्था संतुलित होनी चाहिए। जैसे भारत में पहले अपनाया गया था, लेकिन फिर उदारीकरण किया गया, चाइना ने भी काफ़ी उदारीकरण किया है। तो साम्यवादी जो नेता रहे वो कांग्रेस पर कहते थे कि वो पूंजीपतियों के संरक्षक होने का आरोप लगाते थे। वो कहते थे कि मतलब कांग्रेस के सारे नेता पूंजीपति हैं और पूंजीपतियों को संरक्षण देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध भी किया था, साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा यूपीएससी, क्योंकि ये थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट वाले थे, तो मैं देखती हूँ कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा साम्यवाद पर स्पेशली क्वेश्चन नहीं करती है। मानवेंद्र नाथ रॉय पर एक बार, इसके जो अलग अलग नेता हैं उन पर कई बार टिप्पणी करने के लिए पूछा गया है। पर जो समाजवादी धारा रही, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और लोहिया जैसे नेताओं ने किया,
तो इन लोगों ने ये सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से ही रहे, संस्थापक भी, मेन मुख्य संस्थापक भी रहे। तो ये लोग समाजवाद का नेतृत्व करते रहे, तो इसका प्रभाव अच्छा रहा। ठीक है, इसने जो है मतलब धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को अपनाया इसने, और इसके साथ साथ ये मतलब जो छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियाँ थी उसका भी ये लोग विरोध करते थे, और जो कि बहुत जेन्युइन था, जो मतलब जिसका लॉजिक, जिसका तर्क सबको समझ में आता था। और ये हिंसा की बात नहीं करते थे, सर्वहारा वर्ग के शासन की बात नहीं करते थे। ये कहते थे कि समाज में समानता होनी चाहिए, और वो समानता लाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। जरूरी नहीं है कि वो पूंजीपतियों को ख़त्म करके ही, शोषक वर्ग को ख़त्म करके ही वो समानता आए। ठीक है, तो एक नैतिक और मानवतावादी समाजवाद की स्थापना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन सामाजिक क्रांति की दिशा में ये कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर पाए। ठीक है, नहीं कर पाए क्योंकि जो असमान ऐतिहासिक परिस्थितियां थीं, उनमें ये सामाजिक सद्भावना के साथ ये परिवर्तन करना चाहते थे। तो हमारे यहाँ मतलब ऐतिहासिक परिस्थितियां ऐसी रही, शुरू से ही हमारे यहाँ पर भूमिपति रहे। आप प्राचीन काल से ही देख रहे हो कि हमारे यहाँ पर एक लैंडलॉर्ड्स रहे हैं, भूमिपतियों का एक समूह रहा है, सामंतवाद रहा है भारत में, सामंतवादी व्यवस्था रही है भारत में ये असमानता शुरू से ही रही। अब इस असमानता को वो सद्भावना के साथ खत्म करना चाहते थे, ना कि वो किसी क्रांति के साथ खत्म करना चाहते थे। उसके लिए वो लगातार प्रयास करके लोगों को समझाकर धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी मूल्यों के साथ करना चाहते थे। इसीलिए एकदम से कोई बदलाव ये नहीं ला पाए, आमूलचूल परिवर्तन ये नहीं ला पाए थे, पर फिर भी कुछ इनके मूल्यों का असर हमें अपने संविधान पर दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में साम्यवादी और समाजवादी आंदोलन की भूमिका नगण्य थी, छोटी थी। ठीक है, छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद ये महत्वपूर्ण कही जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए विचार को जन्म दिया था, इसने। ठीक है, तो चलिए फिर आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि साम्यवाद और समाजवाद में क्या फ़र्क रहा है, और भारत में साम्यवाद सफल नहीं हो पाया, लेकिन समाजवाद जो है सफल रहा, यानी संविधान में कुछ उनके मूल्यों को स्थापित किया गया। पर बाद में, आज स्वतंत्रता के बाद तो कई राज्यों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना भी हुई। तो ऐसा नहीं, स्वतंत्रता के बाद भी साम्यवाद ने भारत में बहुत, पर साम्यवाद थोड़ा अपने अतिवादी विचारों के कारण आप कह सकते हैं कि समस्या बनकर रहा। और मैं अतिवादी विचारों के खिलाफ हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। तो कोई भी आप लोगों में से मेरी बात को बुरा नहीं मानेगा, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग के कल्याण के लिए, विकास के लिए दूसरे वर्ग को सताया जाए। तो बिना सताए एक बीच का मार्ग निकलना चाहिए। तो 21-22 के लिए बैच, हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है आप लोगों का, और समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, और जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। जीएस बैच सभी पेपर के लिए चलेगा, जिसमें जीएस पेपर 1 अभी चल रहा है, जीएस पेपर 1 चल रहा है। अब इसमें जो है आप एनसीईआरटी से शुरू करके, जीएस पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट कवर करूंगी मैं, एनसीईआरटी से शुरू करके वो स्टैंडर्ड बुक्स जो कि सभी पढ़ते हैं,
उनका ही आधार बनाकर मुख्य परीक्षा की तैयारी आप करेंगे मेरे साथ। चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। नोट्स जरूर बनाना है, सेल्फ नोट जरूर बनाना है। मैं भी नोट्स दे रही हूँ, दूंगी, लेकिन अपना हैंड रिटेन नोट्स जरूर बनाना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी चैप्टर वाइज, ठीक है। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ये दोनों वैकल्पिक विषय मैं ले रही हूँ, और आप ये समझ लो कि आप मेरे साथ आओगे तो आपका पूरा एज ए होल जीएस तैयार होगा, और जिनका हिस्ट्री और सोशियोलॉजी है उनका तो होगा ही मेरे साथ। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी को जरूर सब्सक्राइब करें कंप्लीट तैयारी के लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।